हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 जो है आपका बिजनेस का, उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। आपका ये पार्ट 3 है, ठीक है। तो अब आज इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट से। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के आगे तक ऑब्जेक्टिव की वीडियोस आपके पास अवेलेबल हो गई हैं। आप वहाँ से पहले पार्ट 2 और 1 को देख लो ताकि आपको ये आगे का समझ में ईजिली आ जाए, ठीक है। अब आपको जो भी आपकी नोट्स के लिए चाहिए, नोटबुक पेन, वो आप अपनी रेडी कर लो ताकि आप अपने नोट्स हैंड टू हैंड कैरी कर सको। चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, प्रबंधन का महत्व क्या होता, क्या है प्रबंधन का महत्व या आपकी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस, किस तरीके से आपकी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बिजनेस के लिए आपका मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। एक बिजनेस बिना मैनेजमेंट के चल नहीं सकता है, तो ऑब्वियसली कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है ये चीज़ हम देख सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास आता है मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस के लिए, मैनेजमेंट्स हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हम ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो किसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी हम ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल जो भी हमारे गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें भी कंप्लीट करने में किसका हमारे पास क्रेडिट होता है, मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप अपना बिजनेस का कोई भी स्टेप कैरी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेप भी इसी के अंदर आता है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग गोल्स। आपका जो प्रबंधन है आपके समूह कार्य को प्राप्त करने में मदद करता है। दूसरा आपके पास ऑप्शन आता है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। बिल्कुल सही है। हमारा जो मैनेजमेंट होता है, जितना अच्छा हमारा मैनेजमेंट होगा, जाहिर सी बात है उतनी अच्छी हमारी एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी हम पहले पढ़ चुके हैं ना, जैसे कि कम से कम टाइम पे कम से कम चीज़ों को वेस्ट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन को ही हम एफिशिएंसी कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कैसे, मतलब देखो, अगर आप वेस्टेज कम कर रहे हो, कम पैसे लग रहे हैं आपके, पर आप अपना जो भी रॉ मटेरियल है कम खर्च करते हो, उसमें कम वेस्टेज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपना मुनाफा निकाल रहे हो, तो उसमें आपका खर्चा कम होगा और आपका जो बेनिफिट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, अगर आपके पास एक अच्छा मैनेजमेंट होगा तभी आप ये चीज़ कर सकते हो। अगर आपके पास मैनेजमेंट बेकार है, आपका उसमें ऐसा मैनेजमेंट आपने बना रखा है जिसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है, या आपका मतलब मटीरियल काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कटिंग में निकल जाती है, मार्जिन छूट जाते हैं, तो उसमें जो है हमारा रॉ मटेरियल ख़राब हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, तो उससे हमारे पैसे भी बर्बाद होते हैं और टाइम पे भले ही काम हो रहा है लेकिन हमारे पैसे यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं। तो एफिशिएंसी अच्छी करनी है तो मैनेजमेंट भी अच्छा करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास आता है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये बिल्कुल सही है। जब मैनेजमेंट हमारा डायनेमिक नेचर का है तो जाहिर सी बात है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी डायनेमिक नेचर का बनाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट डायनामिक नेचर का होता ही है। जैसे आपको पता है, एक आपने मैनेजमेंट रेडी करी, ठीक है, उससे आपको एवरेज रिजल्ट मिल रहा है, आप उसी पे तो नहीं कंटिन्यू करोगे ना। अब आपको एक मैनेजमेंट से आपको 10 रुपये का मुनाफा हो रहा है, तो आप यही सोचोगे कि मैं अगली मैनेजमेंट ऐसे मैनेज करूं कि मुझे 20 रुपये का मुनाफा हो, फिर 30 का हो, 40 का हो। इस तरीके से हम अपने ग्रोल को इंक्रीज़ करते जाते हैं, ना कि हम डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, या फिर स्टे भी नहीं करते हैं एक जगह पे। तो अब हमने यहाँ पे अच्छी मैनेजमेंट करी तो जाहिर सी बात है हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज होगा। पहले हमारी मैनेजमेंट थी एक प्रोडक्ट को लेके, हमें उनमें अच्छा कैरिएबल हमें मिला, अच्छा उसमें बेनिफिट मिला, तो हमने सोचा कि हम एक और प्रोडक्ट इंक्लूड कर देंगे, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी सी चेंजेस आए। अच्छा मैनेजमेंट होगा तो हमारे एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी बढ़ेगी, एम्प्लॉयज़ की जो भी है वहाँ पे हमारे जब रिक्रूटमेंट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, हमारी पोजीशन अच्छी जाएगी, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी जाएगी, तो शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे हमारे। अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी कंपनी की, तभी तो हमारी कंपनीज़ के शेयर भी कोई ख़रीदना पसंद करेगा, अदरवाइज़ तो कोई नहीं खरीदेगा। तो पोजीशन हमारी इंक्रीज़ होगी, तो उस सभी चीज़ों से, इन सभी पॉइंट से हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ही तो बढ़ रहा है, उसी में तो ही चेंज आ रहे हैं। तो मैनेजमेंट जो है आपका सबसे पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक नेचर बनाने में भी हेल्प करता है। उसके बाद आपके पास आता है मैनेजमेंट हेल्प टू अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप पहले भी कर चुके हो, ठीक है। जैसे कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आपने पढ़ा था, जब तक आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी, क्या आप अपने पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर कर पाएंगे, आप अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर पाओगे मैनेजमेंट के थ्रू? नहीं कर पाओगे अगर आपकी मैनेजमेंट ही अच्छी नहीं है। अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आपको पता है क्या क्या आना है आपका, आप कर चुके हो आगे, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो जाती है, हमारे स्टाफ के बीच में हारमोनी हो जाती है, यूनिटी हो जाती है, आपका स्टाफ कितना आपस में अपना इंटरचेंजेबल है कि नहीं है। मान लो कोई ऊपर के पोस्ट का नीचे के पोस्ट से ज़्यादा अपना
एटीट्यूड दिखा रहा है अपनी पोस्टिंग का, या जेलसनेस भी हो जाती है स्टाफ के बीच में। बहुत सारी पर्सनल गोल्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना होता है। अगर आप अंदर से ही अच्छे नहीं हैं तो आप बाहर से कैसे अच्छे कर सकते हो? अगर आपका स्टाफ ही अच्छा नहीं है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का इनर साइड ही अच्छा नहीं है, काम करने वाले ही आपस में मतलब मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे का कोऑपरेट नहीं कर पा रहे, तो आप आगे तो फोकस कर ही नहीं सकते ना। सबसे पहला काम होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन खुद में स्टेबल है, आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे से वर्क करते हैं, आपस में स्टाफ काफ़ी घुल मिल के रहता है, किसी भी तरीके से कोई पर्सनल आपको कोई भी मतलब इश्यू नहीं है, तो आप आगे अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए फोकस भी कर पाओगे। बट अगर यही चीज़ ठीक नहीं है तो हमें पहले ये करना पड़ेगा, और ये कैसे ठीक होगा? जब हमारी एक अच्छी मैनेजमेंट होगी। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है आपके मैनेजमेंट की होने की, कि आपका पर्सनल गोल इंक्रीज़ होता है इससे आपको। ठीक है, उसके बाद आता है मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम सोसाइटी ऑब्जेक्टिव में पढ़ चुके हैं। हमारी सोसाइटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, डेवलप करने के लिए भी तो आपकी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। अगर आपके मैनेजमेंट में आपकी कंपनी आपकी सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, या बच्चों के लिए एजुकेशन लेकर आ रही है, या हमारी सोसाइटी में कोई नई चीज़ या नई टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर रही है, तो उसमें आपका बेसिकली जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अपग्रेड होता है। अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा होगा तभी तो हम सोच पाएंगे सोसाइटी के लिए कि हम उसके लिए क्या वेलफेयर कर सकते हैं, हम ऐसा कौन सा मैनेजमेंट रेडी करें, ऐसा कौन सा बिजनेस अपना करें जिससे हमारी सोसाइटी में भी हमारा मतलब हमारी जो सोसाइटी का जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो भी कवर हो, और हमारा बिजनेस भी आगे कंटिन्यू हो। तो हमारी पाँचों चीज़ों में ही हमारा इंपॉर्टेंस होता है मैनेजमेंट का, जैसे कि अपना अचीव करने के लिए आपका गोल भी, एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए भी, डायनामिक नेचर के लिए भी, आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी। बेसिकली ये जो 3 पॉइंट्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पे ही बेस है। ये आपका पर्सनल का है और ये सोशल का है। सो अब हम आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अगला हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आपका कवर होता है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आ रहा है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब भाई नेचर क्या होता है? जैसे हर एक पर्सन का नेचर होता है, वैसे मैनेजमेंट का भी एक नेचर है। कैसे नेचर से मतलब बिलोंग करती है? जैसे मैंने कंसेप्ट में आपको बताया था, वो एक प्रोसेस है जो कि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क करती है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है आपके पास। मैनेजमेंट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है हमारा एक एक्टिविटी का सेट है। एक्टिविटी के सेट को ही तो प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस में भी तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है ना, सेम उसी तरीके से एक्टिविटी के सेट को हम प्रोसेस कहते हैं। द मैनेजमेंट इज़ अ set of activity include planning and decision making, organizing, leading and controlling, directed at an organizational resources, human, finance, physical and information, within the aim of achieving organizational goal in an efficiently and effective manner। ये जो आपके फिर से आ रहे हैं, आपकी जो 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैं फिर से हाईलाइट कर देती हूँ उनको। देखो, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ का मतलब है कि आपका प्रोसेस वाइज चलता है ये। जैसे आप पहले प्लानिंग करते हो, डिसीजन लेते हो कि हाँ हमें ये वर्क करना है, देन अपने काम को ऑर्गेनाइज करोगे, फिर अपने एम्प्लॉयज़ को उस पर लीड करोगे कि इस तरीके से आपको ये काम करना है। लीड करने का मतलब वही होता है डायरेक्ट करना। ठीक है, फिर आप उसे कंट्रोल करके देखोगे कि भाई सही काम कर भी रहे हैं, हमारा काम सही हो रहा है, ज़्यादा वेस्टेज तो नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें। और फिर जो ये आप काम कर रहे हो, ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो किसके बेस पे होती हैं? एफिशिएंटली और इफेक्टिवली के बेस पे होती है। जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर रहे हो, एम जो आप लेके चल रहे हो कि हमें इतना अचीव करना है, वो किसके बेस पे होता है? आपका एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनर्स के ऊपर। एफिशिएंटली मतलब आपको कम से कम पैसे में अपना ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करनी है, वेस्टेज कम होनी चाहिए, बर्बादी कम होनी चाहिए, और टाइम पे काम कंप्लीट होना चाहिए जो आपका इफेक्टिव में आता है। तो समझे नेचर कैसा है उसका? एक तो प्रोसेसिवली वो कम करता है मैनेजमेंट हमारा, और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क करता है। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो थोड़ा सा आपका ना कंफ्यूजिंग टॉपिक है। मैनेजमेंट इज़ आर्ट, साइंस और प्रोफेशन को लेके। इसमें क्या है, हमें जज करना है कि हमारा मैनेजमेंट आर्ट है, आर्ट का मतलब कला, साइंस है, साइंस का मतलब विज्ञान, या फिर प्रोफेशन है। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा। जो हम प्रोफेशन हमारा, जैसे मेरा प्रोफेशन टीचिंग का है, आपका प्रोफेशन स्टडी का है, तो इस तरीके का जो हमारा प्रोफेशन होता है, किस तरीके का उसका पेशा है, वो बताना है हमें। तो इस चीज़ में से अब हमें डिफरेंशिएट करना है कि हमारा मैनेजमेंट किस कैटेगरी में आता है। तो अभी हम यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं आर्ट के बारे में। आर्ट क्या होता है पहले हम जानते हैं, फिर इसको हम कंपेयर करेंगे हमारी मैनेजमेंट के साथ, क्या इससे वो मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है। ठीक है, पहला आता है एग्जिस्टिंग ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। एक आर्ट के अंदर आर्टिस्ट जो होते हैं, एक आर्ट के अंदर आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत एग्जिस्टेबल है कि हाँ थ्योरेटिकल नॉलेज होनी ही चाहिए। तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट में भी तो यही चीज़ होती है, हमारे पास थ्योरेटिकल एक अच्छी सी अपनी नॉलेज तो होनी चाहिए। ठीक है,
बट थियोरटिकल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ नॉलेज तो होनी चाहिए, स्किलेबल नॉलेज होनी चाहिए, थियोरटिकली ले सकते हो आप। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब है कि ये एप्लीकेशन पे बेस होता है, जैसा ही आगे चलता आ रहा है वैसा ही कला में चलता जाएगा। तो क्या आपका मैनेजमेंट भी एप्लीकेशन बेस होता है, जाहिर सी बात है। जो अच्छे से अच्छे हमारे जो एप्लीकेशन मतलब पर्सनल एप्लीकेशन तो कुछ उसमें होती नहीं, निजीकृत आवेदन, आपको कुछ अपना पर्सनल एप्लीकेशन तो इसमें देना नहीं पड़ता है, इसमें हम अपने खुद के बेस पे ही काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी का मतलब है अभ्यास और रचनात्मक। अभ्यास तो इसमें हमें उतना करना नहीं होता, जैसे प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, आपको एक अच्छा मैनेजमेंट बनाना है, ना कि उसमें कोई प्रैक्टिस करनी है। लेकिन क्रिएटिविटी का पॉइंट इसके लिए जा सकता है। तो अभी हमारे पास समथिंग ये वाला पॉइंट लग रहा है हमें, ये वाला तो नहीं लग रहा है, और इसमें हमें क्रिएटिविटी का लग रहा है, राइट। इतना हम लेते हैं। अब हम साइंस की तरफ फोकस करते हैं। साइंस में क्या आ रहा है आपके पास? साइंस क्या होता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी का मतलब एक ऐसी आपकी मतलब नॉलेज की बॉडी जो सदियों से सेम चली आ रही है, ठीक है। एक सिस्टम के साथ जो आप काम करते हो बेसिकली वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, तो ये आपका आ जाता है सिस्टमैटिक बॉडी में, ठीक है। तो अभी आपके पास ये पॉइंट समथिंग समथिंग आपका मैनेजमेंट की तरह है, हम इसमें भी तो पॉइंट वाइज काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, है ना, प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। अब इसमें जाहिर सी बात है, हम साइंस में जितने भी हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं सारे एक्सपेरिमेंट्स पे बेस है, तभी तो वो आज कहला रहे हैं कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। पर इसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, तो हम ये वाला पॉइंट क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब है सार्वभौमिक वैधता, यानी कि ये नहीं है कि ये यूनिवर्सली आपको लगाना ही लगाना है, ये नहीं कह रहा है वो। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब होता है कि आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ आपको साइंस एक ही जैसी मिलेगी, लेकिन मैनेजमेंट तो अलग अलग होती है ना, डायनेमिक होती है नेचर में, तो ये भी इसका पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रोफेशन आ रहा है। अब देखो प्रोफेशन में क्या है, पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। आपको वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, ठीक है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कि जाहिर सी बात है पढ़ा लिखा इंसान ही एक अच्छी मैनेजमेंट कर सकता है, जैसे कि हमारे मैनेजर्स होते हैं, उनके लिए हमारे पास वेल डिफाइंड बॉडी चाहिए। पढ़ते हैं, उनकी स्टडीज़ इस तरीके से होती है कि हाँ हमें आगे उस तरीके से अपना आगे बढ़ना है, इसलिए उनकी पढ़ाई उस तरीके से होती है, अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ का ज्ञान लेने को हम वेल डिफाइंड बॉडी कह सकते हैं। ये वाला पॉइंट इसको जा सकता है। उसके बाद आता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, परिबंधित प्रवेश। ये तो इसमें कुछ नहीं होता है कि मैनेजमेंट में हमें कोई अच्छा सा फॉर्म वॉर्म भर के आना पड़ता है, ये चीज़ हम इसमें तो नहीं कर सकते। हाँ बहुत से प्रोफेशंस में होता है ऐसा, जैसे गवर्नमेंट जॉब साइड आप जाओ, बट नॉर्मली तो हमारे मैनेजमेंट को करने के लिए तो हम नहीं कर सकते ना ये चीज़। उसके बाद आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब है कि हमें किसी प्रोफेशन का मतलब जैसे किसी बड़े इंस्टीट्यूट का हमें पहले वो चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, उसके बाद ही हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे घर में हम मैनेजमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसके लिए तो हम किसी से डिग्री लेके नहीं आते हैं, तो ये पॉइंट भी इसको नहीं जा सकता। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये होता है कि कोई आपको रिजर्व कोड मिला है या फिर किसी इंस्टीट्यूट से, जैसे कि अकाउंट्स के बहुत से इंस्टीट्यूट्स होते हैं, अकाउंटेंट्स जहाँ से बनते हैं, तो उस तरीके का ये कहना चाह रहा है, तो वो भी नहीं है। हम घर में भी मैनेजमेंट करते हैं तो हम वहाँ से नहीं लेकर आते हैं। सर्विस मोशन का मतलब है सेवा का प्रस्ताव करना, तो ये चीज़ तो अलग हो गई, ये तो हमारे सिर्फ प्रोफेशन का हो गया, ये हमारे पास इसका नहीं आया। तो बेसिकली यहाँ पे अब ये तीनों क्रॉस हो रहे हैं, जैसे कि हमने इन तीनों को डिस्कस कर लिया है, ये भी एक क्रॉस हो रहा है, बस इसमें ये एक पॉइंट थोड़ा ठीक था, ये भी आपका एक पॉइंट ठीक है, बट ये आपका समथिंग ठीक है, बिकॉज आपका जो इससे हम वेरीफाई ये कर सकते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो ना तो साइंस है ना तो प्रोफेशन है, वो एक आर्ट है। और जाहिर सी बात है, सोच के तो देखो, मैनेजमेंट करना भी तो एक आर्ट ही है, एक कला है। किसी इंसान में अगर इस चीज़ की कला अच्छी है तो जाहिर सी बात है उसमें कोई एज नहीं देख रहा है, आप कितने बड़े कितने छोटे हो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर नहीं होती है। उसके अंदर आपका स्किल देखेगा वो कि आप कितने कैपेबल हो उसे बनाने के लिए। एक छोटा बच्चा भी अपना मैनेजमेंट जब करने बैठता है ना, एक स्टडी का, कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से कवर अप करना है, तो उसकी भी मैनेजमेंट हो सकता है कि बड़े बड़े से अच्छी हो,
जो उसका टीचर उसे गाइड ना कर पाए कि भाई ऐसे पढ़ना ऐसे, वो उससे अच्छा गाइड कर सकता है अपने आप को। कैसे करेगा? क्योंकि उसे पता है ना कि वो क्या क्या चीज़ों को टाइम देता है। टीचर क्या कहेगा, बस यहाँ से जाना है, ऐसे रेस्ट करना है, बस स्कूल का काम करा और एक्स्ट्रा स्टडी में लग जाओ। पर उसको और भी काम होते हैं, उसे पता है उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, हर चीज़, तो वो अपने आप को अच्छा मैनेज कर सकता है। तो उस टाइम पे ना आपकी साइंस लग रही है और ना आप एक स्पेसिफिक प्रोफेशन के अंदर जाके मैनेजरमेंट बन सकते हो। हाँ, मैनेजर बनना एक अलग बात हो गई, पर हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ना कि मैनेजर की बात कर रहे हैं। मैनेजर का काम मैनेजमेंट है, तो जाहिर सी बात है वो अच्छी मैनेजमेंट देगा। बट हमारा अभी यहाँ पे क्या फोकस है कि ये आर्ट है या ये साइंस है या प्रोफेशन। तो हमारी मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है जो इंसान के अंदर से निकलती है। जो इंसान कैसा भी परफॉर्म कर सकता है, अच्छा से अच्छा कर सकता है, तो वो अच्छी से अच्छी मैनेजमेंट को कैरी करेगा। नहीं कर सकता, जिसका थोड़ा सा कम है, लूज़ है थोड़ा सा, तो वो कम अच्छी कर पाएगा, इस तरीके से। तो हमारा जो बेसिकली मैनेजमेंट होता है वो हमारी आर्ट होती है, ठीक है, उसको कहते हैं हम। उसके बाद अब हम आगे कल करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है हम आगे का उसमें कैरी करते हैं। तो आई होप सो आपको यहाँ तक सारा का सारा क्लियर हुआ होगा। आपकी जो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस हमने इसमें कवर किया है, उसके बाद आपका इसमें कवर किया है हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट, और अब हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी कर लिया कि हमारा मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या हमारी प्रोफेशन है। तो हमारा मैनेजमेंट आर्ट की कैटेगरी में आता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अब आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो फटाफट से इसको जाके लाइक कर दो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, उन्हें भी शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो आगे की स्टडी करने के लिए। ठीक है, अच्छे अच्छे काम अकेले नहीं करते हैं, सबको शेयर करके खाते हैं। कहते हैं ना, मीठा सबको शेयर करके खाना चाहिए। तो फटाफट से शेयर करो इस वीडियो को आगे से आगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम आगे से आगे उन्हें भी इंफॉर्मेशन दे सकें। ओके, आगे का वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में अपना कवर करते हैं। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।